17 साल तक आरसीबी के पास दुनिया की सारी चीजें थी। चाहे वो हो क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी, या फिर वो हो एक ऐसा पैशनेट फैन बेस जो हर वक्त आरसीबी के साथ खड़ा रहता था और उनके अच्छे बुरे में कभी उनका साथ नहीं छोड़ता था। सब कुछ आरसीबी के पास था सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो थी आईपीएल ट्रॉफी। सालों तक आरसीबी फैंस ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। उन पर ई साला कप नंदे वाले मीम्स बनते गए, उनका रोज मजाक उड़ता गया, और आरसीबी फैंस और उनकी टीम सिर्फ यही सोचती थी कि आखिर ऐसा उन्हें क्या करना पड़ेगा कि वो पहली आईपीएल ट्रॉफी अपने फैंस के लिए या अपनी टीम के लिए जीते। तो आखिर क्या था ऐसा वो विनिंग मंत्रा, एक ऐसा सक्सेस मंत्रा जिसने आज आरसीबी को इतना सक्सेसफुल बना दिया है? आइए जानते हैं। क्रिकेट में जनरली दो तरीके की टीम्स होती हैं। एक टीम जिसका स्ट्रक्चर, सिस्टम, बैलेंस इतना अच्छा होता है कि वो कहीं से कोई भी मुकाबला जीत सकते हैं, और एक टीम ऐसी होती है जो सिर्फ 3-4 सुपरस्टार्स पे डिपेंड करती है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो टीम वहीं पर कोलैप्स कर जाती है। 2024 तक आरसीबी एक ऐसी ही टीम हुआ करती थी जहां उनके पास टैलेंट भर भर के था, ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने दम पर मैचेस जिता सकते थे, लेकिन बात सिर्फ वहीं पे खत्म हो जाती थी क्योंकि इस टीम में बैलेंस बिल्कुल नहीं होता था, और जहां एक चीज बहुत अच्छी होती थी दूसरी चीज उतनी ही खराब होती थी। इसका मतलब जब तक इस टीम में विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज चलते थे तब तक ये टीम बहुत ज्यादा अनबीटेबल और डेंजरस लगती थी, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी की बात आ जाती थी या फिर गेंदबाजी से मैच जिताने की बात आ जाती थी, वहां पर ये आरसीबी की टीम हमेशा फेल ही हो जाती थी। इसी दौरान आरसीबी का खूब मजाक बना करता था कि इनके पास इतने सारे खिलाड़ी हैं, इतने सारे मैच विनर्स हैं, और उसके बावजूद इनके पास वो ट्रॉफी नहीं आती। इसी दौरान आरसीबी 49 पर भी ऑल आउट हो गई थी, और वहां पर आरसीबी हमेशा के लिए एक मजाक ही बनकर रह गई थी। 2008 से 2024 तक आरसीबी को देखने के बाद एक चीज समझ आ गई थी कि इनको अपने खेलने का नजरिया बदलना पड़ेगा, अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि आगे जाकर एक टी20 पावर हाउस बने। और पावर हाउस बनने का यह मतलब होता है कि आपके बॉलिंग में बहुत वैरायटी हो, आपकी बैटिंग में तो दम हो, और आपकी टीम सिर्फ सुपरस्टार्स पे डिपेंडेंट ना हो, जो आरसीबी की 17 साल से प्रॉब्लम चल रही थी। 2025 में आरसीबी ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम उनके खिलाड़ियों में नहीं, उनके सिस्टम में है, और इसी चीज को बदलने के लिए वो अपनी टीम में लेके आए मो बोबार्ट, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक जैसे लोग जिन्होंने आरसीबी की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। मो बोबार्ट जिन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेला नहीं था, बट उन्होंने क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बहुत काम किया था, और इंग्लैंड की टीम जो 2019 में पहला वर्ल्ड कप जीती थी उनके लिए उन्होंने प्लेयर आइडेंटिफिकेशन लीड का काम पहले ही किया था। इसी एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उन्होंने आरसीबी के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कि काफी अलग थी, और आरसीबी के फैंस को शायद वो शुरू में कभी समझ आई ही नहीं। उन्होंने बोला कि वो सुपरस्टार्स को नहीं खरीदेंगे बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को खरीदेंगे जो कि इस टीम में एक रोल निभाए और कंसिस्टेंटली उन्हीं रोल्स में अच्छा करके टीम को ट्रॉफीज भी जिताए। एक ऐसी टीम जो सालों साल तक सिर्फ सुपरस्टार्स को बाय करती थी, ऑक्शन में उन्हीं पे सबसे ज्यादा पैसे लगाया करती थी, आज मो बोबार्ट के आते ही वही कल्चर खत्म हो गया। ऐसे खिलाड़ी इस टीम में आने शुरू हुए जो कि अपना रोल बहुत अच्छे से कर सकते थे, इस टीम में एक अहम भूमिका निभा सकते थे, और किसी भी टाइम अपनी टीम को मैचेस जिताया कर सकते थे। क्योंकि हम काफी समय से देख रहे थे कि विराट कोहली पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होने लगी थी, और वो ही अपने बल्लेबाजी से टीम को काफी कैरी करते थे। लेकिन जैसे ही मो बोबार्ट आए और उन्होंने एक ऐसी टीम बनवाई जहां पर हर खिलाड़ी अपना हाथ ऊपर कर रहा था, और विराट कोहली उस विनिंग सिस्टम का एक पार्ट ही बन गए थे। जहां मो बोबार्ट एक सिस्टम बिल्ड करना चाहते थे, एंडी फ्लावर ने एक ऐसा कल्चर बनवाया जहां पे हर खिलाड़ी ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी। चाहे वो टीम में खेल रहा हो या नहीं खेल रहा हो, हर खिलाड़ी एक दूसरे के लिए काफी रिगार्ड रखता था, और एक साथ उन्होंने काफी कोशिश करी कि प्लेयर्स मिलजुल कर खेलें और अपना गेम वहीं इंप्रूव करें। विराट कोहली हमेशा से चाहते थे कि दिनेश कार्तिक इस टीम के कोचिंग सेटअप में आए, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से आरसीबी के लिए ही खेल रहे थे, उसी टीम का हिस्सा थे, और विराट कोहली को लगता था कि दिनेश कार्तिक का विजडम इस टीम को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इन तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन विराट कोहली या फिर टीम डायनामिक्स नहीं था, वो था इस टीम का कप्तान ढूंढना। क्योंकि जब हमने आरसीबी की टीम देखी, हमें लगा था कि इस टीम में विराट कोहली के अलावा कोई भी कैप्टेंसी ऑप्शन नहीं है, और शायद इस टीम की कप्तानी ले देकर वापस विराट कोहली को ही करनी पड़ेगी। लेकिन मो बोबार्ट ने एक ऐसी चाल चली, उन्होंने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला जिसकी वजह से आरसीबी आज ये दिन देख रही है। 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, जहां मध्य प्रदेश और मुंबई का फाइनल था, और मध्य प्रदेश के कप्तान थे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को ऑलरेडी मेगा ऑक्शन से पहले 11 करोड़ में रिटेन कर लिया गया था, और सबको समझ आ रहा था कि अगर कप्तान तो नहीं, रजत पाटीदार इस टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। मो बोबार्ट वहीं पे मौजूद थे और उन्होंने रजत पाटीदार की कप्तानी बहुत ध्यान से देखी, उन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाया और उन्होंने काफी चीजें ऐसी नोटिस करी जो उन्हें रजत पाटीदार में सबसे ज्यादा अच्छे से दिखी। उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया, कैसे वो अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस कैसे संभाल रहे हैं, उनका अप्रोच कैसा है, उनकी इंटेंट, उनका माइंडसेट कैसा है, इस सब पर काफी चीजें निर्भर कर रही थी। और उसी टूर्नामेंट में रजत पाटीदार खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं और अपनी टीम मध्य प्रदेश को फाइनल्स तक लेकर जाते हैं। यही चीज मो बोबार्ट को काफी पसंद आई कि चाहे टीम टूर्नामेंट ना जीती हो, मध्य प्रदेश मुंबई से फाइनल जरूर हार गई थी, लेकिन मो बोबार्ट को रजत में एक चीज बहुत अच्छे से दिखी कि उनके अंदर एक ऐसा डिमीनर है, एक ऐसा माइंडसेट है जो कि किसी भी टीम को काफी ज्यादा आगे लेकर जा सकता है। और तभी उन्होंने रजत के साथ मीटिंग करी और उनसे पूछा कि आखिर वो आरसीबी में ऐसा क्या बदलना चाहेंगे जो पिछले 17 साल में नहीं हुआ। उन्होंने वही कहा कि इस टीम में एक रोबस्ट बॉलिंग अटैक होना चाहिए जो कि कहीं से अपनी टीम को मैचेस जितवा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि इस टीम में बल्लेबाजी की कभी भी कमी नहीं थी, सिर्फ अपनी गेंदबाजी की वजह से ये टीम क्रूशियल मैचेस हार जाया करती थी। और इसी चीज को रजत अपनी कप्तानी में आरसीबी में बदलना भी चाहते थे और यही चीज मो बोबार्ट को बहुत अच्छी लगी कि रजत में एक ऐसी क्लैरिटी है जो कि उनको एज ए लीडर काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगी। और यहीं पे हमें समझ आ गया था कि आरसीबी से वो सुपरस्टार कल्चर चला गया है, क्योंकि एक ऐसा कप्तान आकर फेस बना था जिसने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा कुछ हासिल करा नहीं था। वो जानते थे कि अगर हमें आरसीबी के लिए एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करनी है तो एक ऐसा कप्तान चाहिए जो अपने माइंडसेट से काफी ज्यादा क्लियर हो और अपने खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकलवा सके। एक ऐसा कप्तान जो प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत अच्छे से जानता हो और उसी को रिपीट करके वो ऐसे रिजल्ट्स निकलवाए जो टीम को ट्रॉफीज आराम से जितवा सकती हो। और इसी दम पे मो बोबार्ट ने रजत को कप्तान बनाया और उसी का रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि ये टीम इतनी सक्सेसफुल बन गई है कि आज इनको कोई हरा ही नहीं पाता है। और रजत की खुद की परफॉर्मेंसेस इतनी शानदार है, जहां पे वो 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, कंसिस्टेंटली अपनी टीम को मैचेस जिताते हैं और अपनी कप्तानी से ऑपोजिशन को एकदम ढेर भी कर देते हैं। और कप्तान अनाउंस करने से पहले आता है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन, जहां पे लोगों को आरसीबी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ नहीं आई। हम ये तो समझ चुके थे कि मो बोबार्ट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक एक ऐसी आइडेंटिटी बनवाना चाहते थे जो टीम को सुपरस्टार्स पे डिपेंडेंट ना बनाए, पर जब आरसीबी की टीम बनी थी हर किसी को लगा था कि ये तो बॉटम हाफ में ही फिनिश करेगी और ये कभी भी ट्रॉफी जीत कर तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इस टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे। इस टीम ने मोहम्मद सिराज तक को रिटेन नहीं किया जो पिछले 7-8 साल से इस टीम के लिए खेल रहे थे। टीम में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने रोल्स में काफी ज्यादा एफिशिएंट थे। मो बोबार्ट, फ्लावर, डीके ने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड किया पूरे ऑक्शन में, जिसका नाम था स्क्वाड इकोनॉमी। इन्होंने बड़ी बड़ी प्राइसेस नहीं देखे, बड़े बड़े नाम नहीं देखे, इन्होंने देखा कि हमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके आखिर कौन सा खिलाड़ी दे सकता है। ऐसे खिलाड़ी जो प्रेशर को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करें और रिलायबल परफॉर्मेंसेस दें। इसी बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। यही आइडियोलॉजी पूरे आरसीबी मैनेजमेंट की बन गई और इसी के दम पे उन्होंने पूरा का पूरा स्क्वाड कंस्ट्रक्ट किया। चाहे हम बात करें फिल सॉल्ट की, जिन्होंने अपना काम बखूबी किया, बहुत तेज गति से रन्स बनाए और अपनी इन्हीं परफॉर्मेंसेस से उन्होंने आरसीबी को हमेशा टॉप पर ही रखा। विराट कोहली को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम बखूबी जानते थे, लेकिन अब उनके ऊपर से प्रेशर हट गया था क्योंकि वो जानते थे कि अभी भी इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम की नैया पार लगवा सकते हैं। और चाहे हम बात करें कृणाल पांड्या की, भुवनेश्वर कुमार की, जॉश हेजलवुड, टिम डेविड और न जाने इतने ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर काफी ज्यादा डाउट किया जा रहा था, लग रहा था कि इनका टाइम शायद अब खत्म हो गया है, ये उस लेवल पे मैचेस नहीं जिता पाएंगे, लेकिन मो बोबार्ट बहुत अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि यही खिलाड़ी उन्हें सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देंगे, चाहे इनके स्टॉक सब नीचे हो, बट अगर हमने इनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवा ली, इनको सिक्योरिटी दे दी, तो ये अपने दिन पर सबसे बड़े मैच विनर्स बनेंगे। और यही हमें देखने को मिला कि जैसे ही भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड बॉलिंग अटैक में आए, एक अलग ही आरसीबी हमें देखने को मिली, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कि उन्होंने एज अ हेड कोच बहुत ज्यादा श्योरिटी दी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी यहाँ पे सारे खिलाड़ियों को, जिसके चलते अपने रोल में हर कोई बहुत अच्छे से ढल गया। कृणाल पांड्या, जिसको हर कोई राइट ऑफ कर चुका था, सबको लगा था कि उनका प्राइम खत्म हो गया है, अब वो मैचेस नहीं जिता सकते, उन्होंने पिछले 2 सीजन में दिखा दिया कि शायद आईपीएल में उनसे बेहतर स्पिनिंग ऑलराउंडर कोई है ही नहीं। और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए हैं और बार बार उन्होंने बता दिया है कि आईपीएल में आज भी इस उम्र में उनका कोई जवाब नहीं है। और विराट कोहली तो रन्स बनाते ही हैं, वो बहुत कुछ करते ही हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द अब इतने खिलाड़ी हो गए थे जो अपना हाथ ऊपर कर रहे थे और परफॉर्मेंस दे ही रहे थे। और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मो बोबार्ट ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था, एक ऐसा कल्चर बना दिया था जहां पर हर खिलाड़ी को अपना काम बहुत अच्छे से पता था। फालतू की चॉपिंग चेंजिंग नहीं हो रही थी, फालतू में
प्लेयर्स को रिलीज नहीं किया जा रहा था, फालतू में उनको प्लेइंग 11 से नहीं हटाया जा रहा था, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम अक्सर देखते हैं कि टीम्स अपने कॉम्बिनेशंस में ही मैसअप कर देती है और उसी के चलते वो टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेलती या फिर पहले ही बाहर हो जाती है। इसी चीज को बहुत अच्छे से किया आरसीबी ने और हर मैच में कोई ऐसा मैच विनर निकल के आ रहा था जो कि अपनी टीम को रेगुलरली मैचेस जिता रहा था। देवदत्त पडिक्कल एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका आईपीएल में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, लेकिन जब आरसीबी ने उनको रोल क्लैरिटी दी, नंबर 3 की पोजीशन दी, आज देवदत्त पडिक्कल का गेम सबसे ज्यादा निखर के आ रहा है। पर हर मैच में आज आरसीबी के लिए एक नया विनर होता है, चाहे हम बात करें टिम डेविड की, चाहे हम कृणाल पांड्या की बात करें, देवदत्त पडिक्कल की बात करें, भुवी हेजलवुड या फिर राशिक सलाम की ही क्यों ना बात कर लें। हर कोई यहां पर मैच विनर है और अपने दम पर टीम को अपनी गेंदबाजी या बल्लेबाजी या ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाता है। यही चीज 17 साल तक आरसीबी में मिसिंग थी, जो कि उनको पहली आईपीएल ट्रॉफी नहीं जिता रही थी। और यही चीज बहुत अच्छे से यहां पे क्रैक कर ली आरसीबी ने कि सारे खिलाड़ी यहां पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और जैसे इस टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई, इस टीम का भला ही हुआ और इन्होंने चैंपियनशिप्स जीतनी बहुत आराम से शुरू कर दी। फिर इतने सालों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सारे आरसीबी फैंस को हमेशा के लिए इमोशनल कर दिया। 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी ने फाइनल खेला और वहां पर पंजाब को हरा के 17 साल बाद 3 जून 2025 को आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। एक ऐसी टीम जिस पे ई साला कप नमदे वाले मीम्स बनते थे, कैलकुलेटर वाले मीम्स बनते थे, आज वो टीम फाइनली चैंपियन बन गई और आरसीबी के फैंस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी आईपीएल ट्रॉफी जीत भी पाएंगे। विराट कोहली के आंखों में आंसू थे, आरसीबी फैंस के आंखों में आंसू थे और इससे तो हमें यही पता चल गया था कि आरसीबी का एरा ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और यहां से अब उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी फॉर्म को उन्होंने 2026 में कंटिन्यू किया, जहां पहले मैच से ही वो अपना डोमिनेशन दिखा रहे थे और उससे बेहतर ही खेल रहे थे जैसा वो 2025 में खेले थे। और देखते ही देखते हमें समझ आ गया था कि एक ऐसा सिस्टम अब बन चुका है आरसीबी का जो उनको कई सारी ट्रॉफीज जितवा देगा और अब उनके टक्कर में कोई रहेगा भी नहीं। 2026 में इसी डोमिनेशन के साथ फाइनल में उन्होंने गुजरात टाइटंस को मात दी और उन्होंने फिर से ट्रॉफी जीतकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। हमने अक्सर देखा है कि चाहे मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, दोनों ने ये काम बहुत अच्छे से किया है और शायद इसीलिए वो दोनों आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स भी हैं। लेकिन आज आरसीबी उन्हीं राहों पे चल रही है और देखते ही देखते सक्सेसफुल टीम्स में आज आरसीबी का भी नाम आने लगा है। एक टीम जो हमेशा चोक करती थी, लॉलीपॉप वाले उन पे मीम्स बनते थे, 49 पर वो आउट हो जाते थे, आज वो टीम लगातार ट्रॉफीज जीत रही है और सबको बता रही है कि 2025 में वो तुक्के से नहीं, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक सोचे समझे ब्लूप्रिंट की वजह से जीते थे, जिसने उनको 2026 में भी जितवा दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्रॉफी कभी एक एरा या डायनेस्टी की शुरुआत नहीं करती। मो वोबार्ट जो इस टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बैक एंड पे इतना काम करा इस टीम के साथ जिसके बारे में हमने खूब बात करी। उन्होंने 2025 में ट्रॉफी जीतने के बाद बोला कि अब हमें इसको एक आदत बनानी है और एक ऐसी टीम को उन्होंने समझाया जो पहली बार 17-18 साल बाद ट्रॉफी जीत रही थी। उनका सेलिब्रेट करना बनता तो था, लेकिन मो वोबार्ट ने उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई और बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम आज जीत गए हैं, पहली बार हमने वो आईपीएल का खिताब जीता है, लेकिन आने वाले सालों में हमें और भी टाइटल्स जीतने हैं और अगले साल हमें ये डिफेंड करना है। ये काम इससे पहले सिर्फ मुंबई या चेन्नई जैसी टीम्स ने किया था। मो वोबार्ट ने पहले ही कहा था कि हम इससे डबल इंटेंसिटी के साथ अगले साल आएंगे और अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए सब कुछ कर देंगे। वही इंटेंसिटी, वही पैशन, वही हंगर हमें सारे खिलाड़ियों में दिखा और 2026 में भी वही टाइटल डिफेंड हो गया और देखते ही देखते पता चल गया कि पिछली बार चाहे ये एक इमोशनल विन जरूर थी, लेकिन इस बार ये एक स्टेटमेंट था, एक दहशत थी कि ये आरसीबी का एरा है और बाकी टीम्स यहां पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे ही 2026 का टाइटल फिर से आरसीबी ने जीता, मो वोबार्ट ने बोला कि आज तक कभी भी आईपीएल में ट्रेबल नहीं हुआ है, 3 इन अ रो कोई भी टीम्स नहीं जीती है और वो हैट्रिक आज तक किसी भी टीम ने ट्रॉफीज जीतने की नहीं करी है। आरसीबी आईपीएल के इतिहास में पहली ऐसी टीम अगले साल बन सकती है अगर उन्होंने एक और ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि 2025, 26 और 27 तीनों ट्रॉफीज आरसीबी के नाम हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि शायद ये काम आरसीबी ने एक ऐसा कर दिया है जो आज तक आईपीएल इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। मो वोबार्ट अभी भी चाहते हैं कि कोई भी इस टीम में कंप्लेसेंट ना हो, कोई भी इस टीम में कैरिड अवे ना हो और उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है, वही इंटेंसिटी फॉलो करनी है जिन्होंने ये 2 सालों में करी है। और अगर ऐसे ही रहा, मुझे लगता है 2027 में ये फिर से टाइटल जीत सकते हैं और वो एक 3-पीट, एक ट्रेबल कर सकते हैं जो कि हमने कभी भी आईपीएल या फ्रैंचाइज क्रिकेट में देखा ही नहीं है। और शायद इसी में इस पूरी कहानी का लेसन बहुत अच्छे से छुपा हुआ है कि आपको एक सिस्टम चाहिए, एक कल्चर चाहिए और ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो आपको वैल्यू क्रिएट करके दें।
अगर एक टीम में आपका रोल फिक्स्ड है, आपका काम फिक्स्ड है, तो आपको अच्छा करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आरसीबी की मैनेजमेंट ने यह काम बहुत अच्छे से किया, जहां पर हर खिलाड़ी को अपना काम बहुत अच्छे से पता था, किसी की भी पोजीशन बार बार चेंज नहीं हो रही थी और हर कोई जानता था कि पूरे सीजन उनको क्या करना है। इसी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आरसीबी ने बहुत अच्छा करा और 2 साल में 2 टाइटल जीत लिए और 17 साल इन्होंने जो भी झेला, जो भी इनकी ट्रोलिंग हुई, इनका मजाक उड़ाया गया, आज उसी की रीपेमेंट ये आरसीबी टीम बहुत अच्छे से कर रही है। क्या ये आरसीबी का एम्पायर ऑफिशियली शुरू हो गया है और कोई उनको तीसरी ट्रॉफी जीतने से अगले साल रोक सकता है? ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।